नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग की। साथ ही बात होगी जर्मनी में होने वाले चुनाव की, इस पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह बताए जाने से ट्रंप पर भड़का यूरोप। जेलेंस्की के साथ एकजुट महाद्वीप के तमाम नेता, कहा रूस नहीं यूक्रेन लोकतांत्रिक देश। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के विशेष दूत केलॉग ने की राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात, नहीं हुई साझा प्रेस वार्ता। यूक्रेन को अमेरिकी एनएसी की नसीहत, कहा यूक्रेन अमेरिका की आलोचना करने में लाए नरमी। हमास ने पहली बार सौंपे 4 बंधकों के शव। गाजा से मां के साथ आई 9 महीने के मासूम की लाश, गम में डूबा इजराइल। हमास ने सभी बंधकों की रिहाई के बदले स्थायी संघर्ष विराम का दिया प्रस्ताव। दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई G20 के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। अमेरिका के विदेश मार्को रूबियो के शिरकत नहीं करने से बैठक की सफलता पर उठे सवाल। यूक्रेन युद्ध पर वैश्विक शासन पर तनाव। अदालत में पेश हुए दक्षिण कोरिया के अपादस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल। मार्शल लॉ लागू करने के फैसले का किया बचाव, कहा देश को उत्तर कोरिया और देश विरोधी ताकतों से है खतरा। और आइए अब शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन में पिछले 3 साल से जारी युद्ध को हर हाल में रोकना चाहते हैं। शांति वार्ता की पहल के लिए रूस और अमेरिका के बीच पिछले दिनों रियाद में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन यूक्रेन और यूरोप के नजरअंदाज किए जाने से दोनों भड़के हुए हैं। इसके बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को निशाने पर लेते हुए उन्हें बिना चुनाव के तानाशाह बता दिया, तो यूरोपीय देशों के नेता नाराज हो गए। पलटवार करते हुए कहा कि याद रखना चाहिए कि रूस में नहीं यूक्रेन में लोकतंत्र है। और इस बीच अमेरिकी विशेष कीथ केलॉग से कीव में जेलेंस्की की मुलाकात तो हुई, लेकिन साझा प्रेस वार्ता को रद्द कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से लगता है कि अब कोई एक ही बचेगा, चाहे राष्ट्रपति जेलेंस्की हो या फिर यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन भी किस रूप में, रूस के हितों को साधने वाला या फिर जेलेंस्की या वहां की आवाम की आकांक्षाओं वाला। ट्रंप यूक्रेन और जेलेंस्की को लेकर जो भी बयान दे रहे हैं वह रूस के पक्ष को अधिक जाता दिखाई दे रहा है। उनका ताजा बयान जेलेंस्की को तानाशाह बताने का है। ट्रंप ने जेलेंस्की को चुनाव के बिना तानाशाह बताया। राष्ट्रपति पुतिन भी जेलेंस्की की वैधता पर बार बार सवाल उठाते रहे हैं और बिना चुनाव के पद पर बने रहने के लिए घेरते रहते हैं। ट्रंप ही नहीं, उनके सहयोगी एलन मस्क भी जेलेंस्की को लेकर हमलावर हैं। उन्होंने कहा अमेरिका में हर साल चुनाव होते हैं, यहाँ युद्ध के समय भी चुनाव हुए हैं। मस्क ने भी जेलेंस्की को चुनाव कराने की नसीहत दे डाली है। ट्रंप के इस बयान पर जेलेंस्की को यूरोप का साथ मिला। ईयू ने ट्रंप को याद दिलाते हुए कहा है कि यूक्रेन में लोकतंत्र है जबकि रूस में नहीं। ईयू के प्रवक्ता ने कहा कि जेलेंस्की को स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव में वैध रूप से चुना गया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ईयू के बयान पर सहमति व्यक्त करते हुए जेलेंस्की को लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए राष्ट्रपति बताया। तो वहीं ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी जेलेंस्की के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने कहा युद्ध के समय चुनाव स्थगित करना पूरी तरह से उचित है, जैसा कि ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। इस बीच रूस ने कहा है कि यूक्रेन में ब्रिटेन की सेना भेजने की संभावित योजना कतई मंजूर नहीं है। खबरों के मुताबिक ब्रिटेन ने 30,000 यूरोपीय सेना को भेजने की योजना पेश की है। रूस ने कहा है कि अगर नाटो के सैनिक शामिल होंगे तो इससे रूस की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री कीव के दौरे पर आए ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग से शांति वार्ता को लेकर बातचीत की। वही अमेरिका जेलेंस्की पर दबाव डालना जारी रखे हुए है। अब एनएसए माइक वॉट्स ने जेलेंस्की से आलोचनाओं पर लगाम लगाने और ट्रंप द्वारा प्रस्तावित खनिज समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तमाम कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रंप ने जो बयान दिया है उसके बाद जो और सियासी गर्मी है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है और साफ तौर पर युद्ध में जो अभी स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो किस ओर इशारा कर रही है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से।
बहुत बहुत स्वागत है अंशु जी आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि ट्रंप ने जो अभी बातें कही हैं, जिस तरह से तानाशाह बताया है, ऐसे में साफ तौर पर अभी युद्ध की जो आशंका है वो लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि 3 साल तो पूरे होने वाले हैं और चौथे साल में वो प्रवेश कर रहा है युद्ध। तो ऐसे में कितना बड़ा अब की बार इसमें हम कह सकते हैं कि जो फर्क है वो नजर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि साफ तौर पर ये जो बयानबाजियां हैं ये अपने आप में एक अलग पैरामीटर सेट करती हुई नजर आ रही है। गौरव, शो पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो ये जबानी लड़ाई चल रही है ना, इसके पार जो इस हफ्ते एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वैश्विक राजनीति और रशिया यूक्रेन युद्ध की दृष्टि से, हम जरा उसको समझें। तो इस सप्ताह रूस और अमेरिका ने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए और साथ ही दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस कैसे सहज हो सकते हैं, इसके उद्देश्य से एक पूरा इनकी मीटिंग हुई। और ये डोनाल्ड ट्रंप के 2.0 रिजीम के तहत अमेरिकन विदेश नीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव को हम देख सकते हैं। और यही हम रशियन फॉरेन पॉलिसी में भी आते हुए इस बदलाव को देख सकते हैं, जिसमें इन दो महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो समाप्त हो जाए। और जो अमेरिका के मार्को रूबियो हैं, उन्होंने ये पहले ही कहा था कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो वॉशिंगटन और मॉस्को में अपने जो दूतावास हैं, जो अभी तक बिल्कुल लगभग हम एक तरह से कह सकते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, उसमें कर्मियों को बहाल करने के लिए, यूक्रेन के संबंध में शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए कैसे उच्च स्तरीय टीम का गठन हो उसके लिए, और आपसी जो दोनों देशों के बीच अभी तक के इतने खराब संबंध है उसको सहज बनाने के लिए अब काम करेंगे, ऐसे दोनों पक्ष सहमत हुए। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स की दृष्टि से मैं देखती हूँ। अब इसमें हुआ ये है कि इसमें यूक्रेन का कहीं कोई इनका प्रेजेंस नहीं रही, तो यूक्रेन जेलेंस्की ने अपने आप को इस पूरी मीटिंग से और इस डायलॉग से दूर रखा, और जो यूरोप के देश हैं उन्होंने भी इस डायलॉग से, इस मीटिंग से अपने आप को दूर रखा है। और हम सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध को अब 3 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में जो ये डेवलपमेंट है, अब जमीनी हकीकत को हमको समझना होगा कि ये युद्ध सिवाय विनाश के पूरे विश्व के लिए और कुछ नहीं पेश कर रहा है। और ऐसे में जब एक तरफ से ट्रंप और दूसरी तरफ से पुतिन इस बात को लेकर सहमत हो रहे हैं कि अब युद्ध का अंत हो, तो अब जो ये इस प्रकार के बयानबाजियां हो रही हैं, एक दूसरे पे छीटाकशी हो रही है, जेलेंस्की युद्ध से बाहर आने को तैयार नहीं है, तो मुझे लगता है इसके परे हमको पॉजिटिव डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए और ये युद्ध समाप्त हो, इसकी हम सभी को उम्मीद करनी चाहिए। ईयू भी जिस तरह की जो बातें कर रहा है वो साफ तौर पर देखने वाली है, क्योंकि जिस तरह से जो बात ईयू की तरफ से कही गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें कटाक्ष साफ तौर पर नजर आ रहा है। और पहले की स्थितियां अमेरिका जैसे यूक्रेन के साथ था, अब कहीं ना कहीं यूक्रेन के एक तरह से खिलाफ है, क्योंकि पहले बाइडन थे और उसके बाद अब ट्रंप है। तो यहां पर जो नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं वो किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत सुंदर बिंदु आपने इस चर्चा में जोड़ा है। जब बाइडेन राष्ट्रपति थे उस समय उनकी आंतरिक कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि ये कहें कि अमेरिका की जनता का ध्यान इस ओर ले जाने के लिए, या मतलब अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, अपने आप को, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए वो लगातार रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को समर्थन देते रहे। और हम सभी जानते हैं कि नाटो का किस प्रकार से प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है। तो अमेरिका के इशारे पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्प यूक्रेन को मिलती रही नाटो के माध्यम से। हालांकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, ऐसी चीज को लेकर के युद्ध शुरू हुआ था। तो अब लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए हैं, तो उनकी विदेश नीति में मार्को रूबियो ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था जब वे विदेश मंत्री बनने वाले थे कि भाई अमेरिका फर्स्ट रणनीति पे उनका देश, उनकी नीति काम करेगी और वे अमेरिकी इंटरनल जो इंटरेस्ट्स हैं उसको वो प्राथमिकता देंगे। तो उसके लिए अभी तक जो इंटरनेशनल एड और जगह जगह सहायताएं अमेरिका अपने कोष से प्रदान कर रहा था, उसको अब वो अपने इंटरनल डेवलपमेंट की ओर डाइवर्ट करेंगे। तो आप समझिए ये दोनों चीजों के बीच में कनेक्ट है। तो इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप बहुत जोरों शोरों से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध समाप्त हो। अच्छी बात यह है कि उसमें रशिया भी उनकी आवाज से आवाज मिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में यूरोपियन देश क्यों इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, वे क्यों यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि ये तमाम जो बड़े यूरोप के देश हैं वो एक बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उनको इस युद्ध के बड़े रिपरकशंस झेलने पड़े हैं। तो ये एक बड़ी मतलब चिंता का भी विषय है और एक बहस का भी विषय है। पर मुझे लगता है कि आगे पीछे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नाटो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका इसका प्रतिनिधित्व करता है, अमेरिका इसका चेहरा है। तो यदि अब जो ये एक
लीडरशिप में बदलाव हुआ है, तो ट्रम्प की अगर पॉलिटिकल विल रही तो मुझे लगता है कि ये युद्ध आगे पीछे अब हमें रुकता हुआ, थमता हुआ, समाप्त होता हुआ नजर आए। बिल्कुल। जेलेंस्की और जिस तरह से अमेरिकी एनएसए जो हैं उनके बीच जो बातचीत थी वो साफ तौर पर अब की बार संभावित नजर आई और वो हुई भी, लेकिन प्रेस वार्ता जो थी वो वहां पर रद्द कर दी गई। तो साफ तौर पर और जिस तरह की हिदायत भी दी गई है, जिस तरह की नसीहत दी गई है एनएसए की तरफ से, वो अब की बार क्या कहती है? क्या इससे साफ तौर पर इस बात को समझा जा सकता है कि जो जेलेंस्की हैं उनको पीछे हटने की और साफ तौर पर अपने जो एक दायरा है, जो एक लिमिटेशन है, उसमें रहने की एक कवायद यहां पर नजर आ रही है? निश्चित तौर पर, और जेलेंस्की को एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को समझना चाहिए गौरव, कि इस पूरे युद्ध में जो सबसे बड़ा विनाश हुआ है वो उनके देश का हुआ है। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कितने अरब डॉलर्स का एक अब खर्चा चाहिए उसको फिर से बनाने के लिए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो बार बार जेलेंस्की को ये समझने की आवश्यकता है कि जब भी डिप्लोमेटिक टेबल तक बात आती है, जब पुतिन थोड़ा राजी होते हुए दिखाई दिए इन 3 वर्षों में, तो जेलेंस्की पीछे जाते हुए हमें नजर आए। और अब जब ये हमको एक सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक ट्रम्प की जो पॉलिटिकल विल है, ट्रम्प के जो इंटरेस्ट्स हैं, इधर पुतिन भी चाह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो। अब दुनिया के बाकी देश, भारत जैसा देश कितने समय से इस बात को चाह रहा है कि इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए। तो जब इस प्रकार की सकारात्मक परिस्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तब यदि जेलेंस्की इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये वैश्विक शांति और सुरक्षा की दृष्टि से कोई बहुत हितकारी कदम, या बहुत अच्छी, यूक्रेन की दृष्टि से भी ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। और मुझे लगता है आगे पीछे जो यूरोप के देश हैं, इसीलिए शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्थगित कर दी गई, क्योंकि यूरोप के देश भी आगे पीछे इस बात को समझ रहे हैं कि यदि अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे, रशिया वैसे ही पाले की दूसरी ओर है, तो फिर आगे पीछे कहीं ना कहीं उनको भी डिप्लोमेटिक टेबल पर अमेरिका के साथ ही बैठना पड़ेगा। और ऐसे में युद्ध हमको समाप्त होता हुआ कहीं ना कहीं अब हम फोर्स ही कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक अच्छे वैश्विक उद्देश्य की दृष्टि से सभी को साथ में मिलकर आकर, डिप्लोमेटिक टेबल पर आकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर अंशु जोशी जी, इसमें तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है कि आने वाले समय में अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है। युद्ध तो अगर मान लीजिए कि शांति की राह पर आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद यूक्रेन कैसे अपने आप को डेवलप कर पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अंशु जोशी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो जर्मनी में क्या कुछ चल रहा है और क्या वहां पर अब की बार जो चुनाव है उसके समीकरण क्या बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे प्रभावी हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month.
because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करते हैं हम जर्मनी की। जर्मनी में 23 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और इस बार के चुनाव नतीजे बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। चांसलर ओलाफ शोल्ज का सत्तारूढ़ SPD गठबंधन प्री पोल सर्वे में बुरी तरह से पिछड़ रहा है। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 80 साल में पहली बार कट्टरपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी AFD तेजी से आगे बढ़ी है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दक्षिणपंथी विचारधारा न सिर्फ मजबूत हुई है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति का रुझान भी बनती जा रही है। नाजीवाद को दफन कर देने वाला जर्मनी भी अब इस प्रभाव से अछूता नहीं है। नई नवेली धुर दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD की लोकप्रियता ने पुरानी पार्टियों की लकीर को छोटा कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 23 फरवरी को होने वाला आम चुनाव AFD द्वारा तय किए जा रहे मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई दे रहा है। पूरे चुनाव में प्रवासन का मुद्दा सबसे बड़ा बनता जा रहा है। ताज़ा सर्वेक्षणों के मुताबिक मुख्य विपक्षी पार्टी CDU और उसकी सहयोगी CSU 29% मतों के साथ सबसे आगे है, जबकि AFD 21% के साथ दूसरे नंबर पर। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी SPD 16% और उसकी सहयोगी ग्रीन पार्टी 12% के साथ चौथे स्थान पर है। पिछले साल नवंबर में तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सहयोगी दल फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी FDP के साथ मतभेद के बाद चांसलर ओलाफ शोल्ज की सरकार गिर गई थी। इसके बाद 23 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा हुई। पहले बुंदेस्टाग यानी संसद के चुनाव सितंबर में होने थे। जर्मनी में हर 5 साल पर आम चुनाव होता है। रविवार को जब लोग मतदान करने जाएंगे तो वो 2 वोट डालेंगे। एक के जरिए स्थानीय उम्मीदवार को सीधे चुनेंगे, जबकि दूसरे वोट से एक राजनीतिक दल का चयन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जीतने वाले स्थानीय सांसद के साथ साथ प्रत्येक पार्टी दूसरे वोट से प्राप्त वोट शेयर के आधार पर कई सांसद बुंडेस्टाग भेजेगी। चुनाव में यूक्रेन, आप्रवासन और अर्थव्यवस्था प्रमुख मुद्दे हैं। सत्तारूढ़ SPD ग्रीन के साथ विपक्षी दल CDU यूक्रेन को सहायता जारी रखना चाहते हैं, जबकि AFD और धुर लेफ्ट पार्टी BSW यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की आपूर्ति को तुरंत रोकने के साथ रूस के साथ संबंध बहाली की मांग कर रहे हैं। डेड ब्रेक जर्मनी चुनाव का एक और बड़ा मुद्दा है। इसी पर ओलाफ शोल्ज की सरकार गिर गई थी। दरअसल केंद्र और 16 राज्यों के बजट सैद्धांतिक रूप में बिना कर्ज के बैलेंस होने चाहिए। इस पर रार छिड़ा हुआ है। कुछ पार्टियां इसमें सुधार चाहती हैं तो कुछ इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। वहीं आप्रवासन के सवाल पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाकर प्रमुख विपक्षी दल CDU, CSU और साथ ही AFD ने अपनी जमीन उर्वरक बना ली है। हाल के महीनों में आतंकी घटनाओं ने इसमें घी डालने का काम किया है। और प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, अब की बार जर्मनी में जब हम देख रहे हैं तो अब की बार चुनावी समीकरण किस तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब की बार प्रभावित हो रही हैं, लेकिन प्री पोल में जो स्थितियां नजर आ रही हैं, क्या इससे बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा देखा जा रहा है? गौरव, निश्चित तौर पर अभी जब हम जर्मनी की खबरों पर नजर डालते हैं और चुनाव होने वाले हैं, लगभग 60 मिलियन जर्मन्स जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके अब नई सरकार बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि बड़े रोचक परिणाम इस बार सामने आ सकते हैं। और इसके पीछे का कारण आप जर्मनी की आंतरिक स्थितियों को देखिए, क्षेत्रीय स्थितियों को देखिए और अभी जो वैश्विक परिस्थिति बनी हुई है उसको देखिए। और यही चौंकाने वाले परिणाम हमको अमेरिका में भी देखने को मिले थे। और इसके पहले जो हमने आपके संवाददाता की रिपोर्ट देखी, बहुत उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया
कि वैश्विक स्तर पर हम एक राष्ट्रवादी सरकार की लहर देख रहे हैं। तो आप चाहे भारत को देखें, अमेरिका को देखें, अब जर्मनी में भी जो इलेक्शंस होने वाले हैं और हम जो प्री पोल्स देख रहे हैं उसमें लगभग इसी प्रकार के परिणाम हमको मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसका कारण ये है गौरव कि पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से विश्व में ये 2 युद्ध के थिएटर्स खुले, इसकी वजह से तमाम जो ये जर्मनी जैसी वैश्विक शक्तियां भी रही हैं, जर्मनी अपने क्षेत्र की क्या विश्व की एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति रहा है, लेकिन देखिए किस प्रकार से उसको भी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो जो लोग वहां ऑन द ग्राउंड रह रहे हैं, उनकी जिस प्रकार से डे टू डे लाइफ इंपैक्ट हुई है, वे रोजगार चाहते हैं, वे अपनी डे टू डे लाइफ को सुगमता से जीना चाहते हैं, और इसके कारण जो राष्ट्रवादी सरकारें उनको प्रॉमिस करती हैं कि वो जो सारा ध्यान है वो अपने देश के आंतरिक विकास पर पहले लगाएंगी। तो निश्चित तौर पर ट्रंप ने भी इसी एक स्लोगन के साथ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन के साथ उन्होंने ये चुनाव जीता। अब यही हमें जर्मनी में भी शायद होता हुआ नजर आए। बिल्कुल, जहां इस बार हमें देखिए सरकार हो सकता है कि कोalition की बने, पर राष्ट्रवादी सरकार आती हुई दिख रही है, ऐसा अधिकांश जो वहां की मीडिया है या जो लोगों से हम बातचीत देख पा रहे हैं, तो लोगों का किस प्रकार का मन है हमको यही दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि अब की बार क्या होता है वहां पर, और चुनावी जो समीकरण है वो किस ओर बनते और बिगड़ते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको अंत में छोड़ जाते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिका के साथ बढ़ते संबंधों में तनाव के बीच दक्षिण अफ्रीका में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीनी विदेश मंत्री वांग यी सहित अन्य राजनयिक शामिल हुए। गुरुवार और शुक्रवार को चलने वाली इस बैठक से शीर्ष अमेरिकी राजनयिकों ने मेजबान देश और व्यापार विवादों के चलते पहले ही दूरी बना ली है। अमेरिका का प्रतिनिधित्व दक्षिण अफ्रीका में कार्यवाहक राजदूत डाना ब्राउन करेंगे। गाजा युद्ध विराम समझौते के बाद से इजरायल और हमास के बीच बंदा कैदियों की अदला बदली का सिलसिला जारी है। इसी समझौते के तहत आज इजरायल को पहली बार गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों के शव सौंपे गए हैं। इन शवों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं, जिनमें 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 9 महीने और 4 साल थी। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इन सभी को बंधक बनाया था। समझौते के तहत हमास इस शनिवार को 6 और बंधकों को रिहा करेगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से बदलती अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय नीति को लेकर कहा है कि यूरोप को अब जागना चाहिए और अपनी स्वयं की रक्षा नीति बनानी चाहिए। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस के साथ जल्द से जल्द शांति समझौता करने या अपने देश को खोने का जोखिम उठाने की चेतावनी दी थी। वहीं इस सप्ताह अमेरिका और रूस ने यूक्रेन के बिना सऊदी अरब में शांति वार्ता भी की थी, जिसके बाद से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपीय देशों के नेता भी चिंतित हैं। अमेरिका के एरिजोना के मराना क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर 2 छोटे विमानों के बीच हवा में टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय उड्डयन प्रशासन के अनुसार दोनों विमानों में 2 लोग सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक टकराने के बाद दोनों विमानों में से एक विमान बिना किसी रुकावट के उतर गया, जबकि दूसरा जमीन से टकराकर रनवे के पास गिर गया और उसमें आग लग गई। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को 2021 में हस्ताक्षरित ऑकस साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु पनडुब्बी समझौते के लिए अमेरिका की आलोचना की है। उन्होंने समझौते को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। KCNA द्वारा की गई एक टिप्पणी में कहा गया है कि अमेरिका को परमाणु गठबंधन ऑकस और दक्षिण कोरिया और जापान के साथ त्रिपक्षीय सहयोग का नाम देते हुए उसके परिणामों से सावधान रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ऑकस परमाणु पनडुब्बी सौदे के तहत अमेरिका को अपना पहला $500 मिलियन का भुगतान किया था। महाभियोग झेल रहे दक्षिण कोरिया के आपातस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल गुरुवार को 2 अदालतों में पेश हुए। यून सुक योल के खिलाफ देश में आपातकाल लागू करने के मामले में सुनवाई चल रही है। साथ ही यून सुक योल ने उनके खिलाफ चल रही महाभियोग कार्रवाई को भी चुनौती दी है। पहला मामला आपराधिक है तो दूसरा महाभियोग से जुड़ा हुआ है। दोनों मामलों की सुनवाई अलग अलग अदालत में चल रही है।